नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। मैं अखिलेश आनंद। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल स्टैंड को क्या अचानक बदल दिया? बदलाव एन चुनाव से पहले आया, लिहाजा चर्चा सरगर्म है। सीएम ममता ने पश्चिम बंगाल में महाकाल मंदिर के निर्माण का ऐलान कर दिया। बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ममता की शह पर घुसपैठ का आरोप लगा दिया। शाह के आरोपों पर ममता ने पहलगाम अटैक और दिल्ली ब्लास्ट पर सवाल पूछे हैं। ऐसे में आज बहस जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सनातन के रास्ते से जीत की तलाश की जा रही है। ममता अचानक अपनी छवि बदलने की कोशिश में दिख रही हैं। घुसपैठियों के मुद्दे ने ममता को कहीं ना कहीं बैक फुट पर ला दिया है। तो सवाल यही है हमारा आज का, क्या पश्चिम बंगाल में इस बार सनातन के रास्ते से सरकार बनेगी? चुनाव से ऐन पहले ममता को महाकाल मंदिर बनाने की याद क्यों आई? क्या ममता की छवि मुस्लिम तुष्टीकरण की बन गई है और वो इसे अब तोड़ना चाहती हैं? क्या हिंदू वोटर ममता के मंदिर वाले दाव से प्रभावित होंगे? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके पास में जाऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে। बंगाल में टीएमसी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडागर्दी, चोरी, भ्रष्टाचार, भयभीत दिखाना, लूटमार करना, डकैती करना, ये सारे देश में इस विषय को लोग जानते हैं, ये सबको मालूमात भी है। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমার মাথা ঢেকে যেতে হয়। কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर, इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। हवा में घुसपैठिया की मुद्दा उठाते हुए आप माहौल, चुनावी माहौल को गरमाते हैं जरूर, लेकिन इसका जमीनी हकीकत के साथ कोई संपर्क नहीं। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ जो मेहमान अभी मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत होगी हमारी। तौसीफ रहमान प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितोष पारीक हमारे साथ हैं वीएचपी से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं एमपीएलबीआई के यूपी के, उनसे बातचीत करेंगे। रोहन मित्रा हैं कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और शांतनु गुप्ता है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो पहला सवाल मैं टीएमसी के प्रवक्ता से पूछना चाहता था, लेकिन शायद अभी वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो रोहन मित्रा जी आपसे पूछ लेता हूं। ममता बनर्जी का क्या हृदय परिवर्तन हो रहा है? ये सवाल हमसे करने का कोई खास वजह है सर? मैं तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट फिर भी मैं आपकी सहयोगी है ना, आपकी सहयोगी है नहीं, नहीं नहीं सर, ये आप लोग का गलतफहमी है। 2011 और 2012 में हम लोग उनके साथ थे। 2012 के बाद आप एक दिन दिखा दीजिए कांग्रेस और टीएमसी एक साथ कहां पे है बंगाल में? दिल्ली की बात कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। ये इंडिया गठबंधन, ये अभी स्टेट इलेक्शन में इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के साथ हम लोग है ही नहीं। ये हम लोग 13 साल से आप लोगों को बता रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आज अमित शाह जी आए थे, उनका बात मैंने सुना हूँ, तो थोड़ा उसमें चर्चा कर लेते हैं। जो इश्यूज में उन्होंने बात की। रोहन भाई उस पर आऊंगा मैं, लेकिन पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए। ममता बनर्जी से तो आपकी लड़ाई होगी ना वहां पर? भाई चुनाव जब है तो कुछ तो उस पर टिप्पणी आप कर ही सकते हैं। आप जल्दी से बता दीजिए, फिर आ गए तौसीफ रहमान मेरे साथ। जी 2016 से हो रहा है हम लोग का उनके साथ। 2016 से हम लोग उनके खिलाफ है। हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं 2021 में। आपके चैनल में पहले ही आप दिखाए, अदित दा को दिखाए थे आप। उनका बात से तो क्लियर है कि हम लोग के साथ कोई गठबंधन नहीं है। हम लोग तो उनको बोल ही दे रहे हैं कि हम लोग टीएमसी के खिलाफ है, क्योंकि इश्यूज पे
हम लोग लड़ रहे हैं इश्यूज पे, मंदिर मस्जिद पे नहीं। आप देखिए आज बंगाल में अमित शाह ने जो बात क्या उस तरफ जा कहा, रही है ममता बनर्जी, क्या जा रही है उस तरफ, मंदिर मस्जिद की तरफ? एकदम जा रहे हैं, एकदम। ये जो स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से आप अगर मंदिर बनाओगे, फिर आपका एक एमएलए जो अभी निकाल दिए गए, आप जो पहले भाजपा में था, जो भाजपा के चौकीदार होकर बात करें, ठीक है। चूंकि तौसीफ रहमान जुड़ गए मेरे साथ, रोहन भाई मैं आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा दोबारा, अपनी बात रखिएगा। तौसीफ रहमान जी, ये जो ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर के निर्माण की बात कह दी है, दुर्गा मंदिर भी शायद आप लोग बनवा रहे हैं, चुनाव नजदीक है, कुछ खास वजह है क्या कोई? चूंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया ममता जी का। नमस्कार, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं लेट से जुड़ा हूं आपसे और मेरी नेटवर्क थोड़ी सी खराब हो तो प्लीज बर्दाश्त कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म का ठेका किसने ले रखा है और ये सर्टिफिकेट हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसको दिया है। पहले मैं आपसे नहीं, मैं बीजेपी वाले से पूछना चाह रहा था कि ये ठेका किसने बांटा है और इसका टेंडर किसने भरा है। अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी ने भरा है या सिर्फ बीजेपी वालों ने भरा है तो वो अलग बात है सर, हम नेक्स्ट टाइम हम भी भर देंगे, पर ये तो धर्म है। और दुर्गा नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं, बात समझिए तौसीफ रहमान जी, बात समझिए। मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं ना, मंदिर की बात होती है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुओं की राजनीति करते हैं, सनातन के नाम पर वोट मांगते हैं, तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो बंगाल का अस्तित्व कहता है, हम वही कर रहे हैं जो बंगाल की पहचान है, दुर्गा मंदिर बनाना है। और यहाँ पर कोई नई दुर्गा मंदिर तो नहीं है, काली मंदिर तो नहीं है। आपको पता है कितनी एक वरिष्ठ मंदिर है यहाँ पर, काली घाट। ये तो महाकाल मंदिर की भी बात कही गई है। नहीं तो महाकाल कौन है? महाकाल कोई बाहर से थोड़ी ना है। अरे भगवान का स्वरूप भगवान है, तो महाकाल हो, दुर्गा मंदिर हो या काली हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कोई भी हो। अरे ठेका किसने ले रखा है? और ये मैं आपको बताते चलूं, 100 मंदिर बनेगी, 100 मस्जिद बनेंगे, 100 गुरुद्वारा बनेंगे, डेवलपमेंट होगा। आप चलिए, मुझे तो आप मेरा कॉलर पकड़ रहे हैं, सिर्फ मुझे एक बार डेवलपमेंट पे बात करके दिखाइए। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई साहब, कॉलर मैं क्यों पकड़ूंगा? सवाल पूछ रहा हूँ ना, चूंकि कई बार हम लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी जब ममता बनर्जी की रैली में कोई भगवान श्री राम के नारे लगा देता था तो अचानक से गुस्से में आ जाती थी, वो सब चीजें भी खबरें आती रहती थी बीच बीच में। जफर इस्लाम जी को मैं जरा जोड़ लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। जफर इस्लाम साहब, किसी तरह की कोई घबराहट तो नहीं हो रही अगर ममता बनर्जी वाली राजनीति करने लग गई? क्योंकि ये तो आप लोग करते थे पहले। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी और हमारी पार्टी दो अलग छोर पे है और एक साथ कभी मानसिकता मिल ही नहीं सकती है। इसलिए कि ये जिस तरह की राजनीति करती है, हम उसके खिलाफ लड़ते हैं। हम जनता की सेवा, जनता के विकास, जनता के प्रदेश के विकास के लिए जो है कमिटेड रहते हैं और उसी को काम करने का अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के देखिए, आपने आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ना कि बंगाल की स्थिति क्या हो गई है, कुशासन के बारे में बताया। यहाँ हम सुशासन के बारे में बातें हैं, कुशासन दिखता है। आप देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बंगाल आज कितनी पिछड़ गई है कि पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में, ये सारी चीजें जो है वो अब कहीं दूर दूर तक। जफर साहब, मैं उस पर आऊंगा, मुझे लगता है एक एक करके हर विषय पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो मैं अब जहां तक मंदिर मस्जिद का सवाल है जी, उस पर ये सब तो नाटक, ये सब तो नाटक कर रही है वो ममता बनर्जी। आप देखिए, जब राम मंदिर बन रहा था तो उनका विचार क्या था, उस पर उनका कमेंट क्या था। आज जो जिस तरह की बातें कर रही है उससे समझ में आता है कि घड़ियाली आंसू जैसे होता है, उसी तरह से ये फर्जी लोग हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं, ये बहरूपिया वाली बातें कर रहे हैं। तो बहरूपिया लोगों को तो पहचानता है ना आदमी, जनता पहचानेगी। इसलिए इस तरह के बहरूपिया वाली बातें करते रहेंगे और जनता इनको नकारती रहेगी। और इस बार तौसीफ रहमान, फिर से कह रहा हूं कि इस बार इनको जनता 9-2-11 करने वाली। तौसीफ रहमान, जफर इस्लाम कह रहे हैं कि आप लोग बहुरूपीय हैं, ये सब नाटक है, मंदिर वगैरह की बात। अखिलेश भाई, देखिए, मैं तो आपसे पहले ही शो में आते साथ ही मैंने पहले कह दिया, एक है माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री, उसको आप हटा दीजिए। अब अगर मंदिर मस्जिद की मिनिस्ट्री में कौन सा ठेका कब लेना है, अगर ये बीजेपी मुझे सिखाएगी तो वो अलग बात है कि भाई ये आपकी बबूती है, आप ही कर सकते हैं। बाकी धर्म में तो तौसीफ रहमान तो मुसलमान नहीं है, अब चाहे आप अखिलेश जी हैं तो वो हिंदू नहीं है। तो इसकी सर्टिफिकेशन जो है ये 12-11 साल से बीजेपी दे रही है कि आप अखिलेश जी जो जी न्यूज में बैठे हैं वो असली हिंदू कब बनेंगे, जब वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तौसीफ रहमान असली मुसलमान तब बनेगा जब वो बाबरी मस्जिद के
ऑपोजिट में जाएगा, तभी वो असली ठीक में है, अमितोष को मैं बहस में लाता हूं, उसके बाद बाकी मैं मेहमानों के 10 पास सेकंड आता हूं 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड मैं सिर्फ अमितोष इतना भाई, कह रहा हूं कि क्या नहीं, 10 दिक्कत है? सेकंड, ममता बनर्जी अखिलेश भाई, मंदिर की बात अखिलेश कह रही है, क्या 10 दिक्कत है सेकंड, भाई? सर्टिफिकेट जो है हिंदुत्व वाला, वो सिर्फ बीजेपी थोड़ी ना बांटेगी, कह रहे हैं टीएमसी डर के किस नेता। बात का है? हाँ। डर किस बात का है? कि भय किस का है? मतलब अमितोष, व्हाई आर यू मैं स्केर्ड? तो जवाब दे देता हूं भाई कि जनता पे छोड़ दीजिए, जनता डिसाइड करेगी। एग्जैक्टली जफर भाई, यही तो हम कह रहे हैं। 41% अमितोष पारिक आइए बहस में। और इस बार अखिलेश भाई, मैं एक बार जवाब दे दूं, इनको चुप करा दीजिए। हाँ, आप बोलिए, उसके बाद आता हूं बाकी लोगों के पास। 51% वोट के साथ देखिए क्या है कि जब तक सरकार रहती है, सुनिए, जब तक सरकार रहती है तब तक हिंदू के विरुद्ध काम करो, मुस्लिम अपीसमेंट जी भर के करो, इमाम और मुजाहिन को हाउसिंग सब्सिडी दो और माइनॉरिटी में 5,000 करोड़ अपने बजट में दो, तब तो इनको सेक्युलरिज्म सही रहता है। लेकिन जैसे ही चुनाव आने लगता है, ये मंदिरों की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े सेक्युलर है। अखिलेश भाई, मैं आपके माध्यम से एक लिस्ट देता हूं, देखिए कितने बड़े सेक्युलर है ये। साउथ 24 में मां काली मंदिर, मां काली के आइडल को पुलिस थाने में लेके जाया जाता है। धूपकुरी के अंदर में मां काली की मूर्ति को जला दिया जाता है। गोपाल के अंदर में, बशितर में, लक्ष्मीपुर के अंदर में, पस्कुरा में, पंगला तालाब में राधा कृष्ण मिशन आश्रम को जला दिया जाता है। मुर्शिदाबाद में 9 मंदिर को तोड़ दिए जाते हैं। हावड़ा में 5 मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। बीरभूम में हनुमान मंदिर तोड़ दिया जाता है। मनसाई में हनुमान मंदिर तोड़ दिया जाता है। चितपुर में मां काली का मंदिर तोड़ दिया जाता है। साउथ 24 में तोड़ दिया जाता है और टीएमसी वर्कर अरेस्ट होता है मां काली का सर काटने के लिए। तो बताइए कितने बड़े सेक्युलर है जो दुर्गा आंगन के लिए 10 करोड़ का स्क्रैप ऐसे करप्शन इन्वॉल्व होते हैं, वो मुस्लिम अपीसमेंट करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मां काली के नारे लगाने लग जाते हैं। जवाब दीजिए तौसीफ भाई, ये सब कुछ चुनावी मामला है, वोट बैंक के लिए सब आप लोग कर रहे हैं। अखिलेश भाई, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मैं अभी अपनी वीएचपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। ये जो आपके पास जो आंकड़े हैं, ये आप मुझे किसी दिन इसी जी न्यूज के 5 बजे के शो में अखिलेश जी के साथ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसको साबित कीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस काउंटर के लिए बैठा हूं। अब मुझे आप मेरे भाई, आप अब सुनिए, आप तैयार नहीं आज के लिए। 10,300 मंदिर किसने तोड़ा 3 सालों में? किसने तोड़ा? हंसिए मत, आपको मंदिर तोड़ने में हंसी आ रही है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। यू शुड नॉट लाफ, आपको हंसना नहीं चाहिए, आप दांत दिखा रहे हैं। मंदिर टूटा है, भाजपा वालों ने 10,300 मंदिर तोड़ दिया। आरएसएस के पार्किंग बनाने के लिए आपने हनुमान का मंदिर तोड़ दिया आपने। उस बात पे हंसी मत हंसिए। आरजीकार केस में रामो श्याम का नाम आप लोग लेते हैं, लगातार एसआईआर का विरोध आप करते हैं, बांग्लादेशी को इंडियंस आप कहते हैं, लेकिन आपको हंसना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है। सबसे बड़ी सेक्युलर हो जाएगी। वाह, आप हंसिए मत, आप पहले शोक बनाइए, एक एक करके आता हूं। आप बात दिखा रहे हैं। आपके पास आता हूं, पहले टीएमसी के नेता को बोलने दीजिए। तौसीफ जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए, बात खत्म है ना, मैं तो आपको वही कह रहा हूं कि जगन्नाथ मंदिर जब हमने इनॉग्रेट किया तो इलेक्शन था उस वक्त। काली घाट के मंदिर में 3 मंदिर बनाया तो इलेक्शन था। मस्जिद भी बनेगी, मंदिर भी बनेगा, और किसी के बाप का ठेका नहीं है कि टीएमसी को कोई रोक कर दिखाए कि बंगाल में कब, क्या और कैसे करना है। जल्दी जवाब दीजिए अमितोष भाई, जल्दी जवाब दीजिए, फिर आता हूं शांतनु जी आपके पास। हाँ, ये जो दिल्ली से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जो लोग आते हैं, उनको क्या पता है बंगाल के बारे में? यही ममता बनर्जी की सरकार है जिनके अंदर में हिंदुओं के, साधुओं का अत्याचार करा गया। मुर्शिदाबाद में मंदिर तोड़ गए, वक्फ के नाम पे दंगे करा दिए गए, सीए का विरोध करा, एनआरसी 2018 में इन्होंने विरोध करा, बांग्लादेशी भारतीय इन्होंने करा, खेलो होवे दिवस डायरेक्शन डे पे बनाया, आरजी कार में राम और श्याम की बात करती है और बेशर्मी से सेक्युलर का झंडा उठाते हुए मंदिरों की बात करने वाली। पूरा देश जान चुका है कि किस तरह से मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हुए ममता बनर्जी आगे बढ़ती है और क्या डेवलपमेंट है। बंगाल आपके ऊपर हंसेगा। हमारी शांतनु जी, अगर ममता बनर्जी कह रही है मंदिर बनाने की बात, तो क्या दिक्कत है भाई इसमें? क्यों आए तो क्यों उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? वोट बैंक से क्यों जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, मैं जाऊं वो ओपनिंग में, है तौबा नहीं है। अखिलेश भाई, मैं ओपनिंग में जा रहा हूं। हाँ, तौसीफ भाई आ रहा हूं आपके पास, शांतनु जी को बोलने के लिए कहा मैंने। हाँ, देखिए, बिल्कुल हाय तौबा नहीं है, बल्कि मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा भाजपा और आरएसएस को कि पिछले 10 साल में उन्होंने ओवरटर्न विंडो ही चेंज कर दी। ऐसे पॉलिटिशियन जो दुर्गा पूजा की रैली कैसे जाएगी, उसकी शोभा यात्रा कैसे जाएगी, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, आज उनको भी मंदिर बनवाने के लिए मजबूर कर दिया। आपको याद होगा 2014 में AK एंटनी कमेटी बनी, जब बुरी तरह हारे कांग्रेस, और वो जो कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि हमें मतलब कांग्रेस और सबको अपना जो बिल्कुल ब्लैटेंट एंटी हिंदू नेचर है वो बदलना पड़ेगा। अगर वो नेचर न बदले, कम से कम उसका परसेप्शन तो चेंज करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा राहुल गांधी टीका लगाकर, फैंसी ड्रेस की तरह माला पहनकर, धोती पहनकर जगह जगह मंदिर घूमने लगे।
उनका लगा इतना ब्लेटेंट नहीं हो सकता भाई, जिसकी 80% जनता हिंदू है, इतने ब्लेटेंट हिंदू विरोधी नहीं हो सकते। तो इसका सबका प्रसाद सबने चखना शुरू कर दिया। तो अखिलेश जी भी एक मंदिर बनवा रहे हैं, ममता जी भी मंदिर बनवा रही है। लेकिन देखिए, मंदिर बनवाना एक बात है। अभी किसी ने कहा कि मंदिर का ठेका किसने लिया, पता नहीं ऐसी भाषा कौन बोलेगा, गुंडागर्दी किसी के बाप ने कहा, इस तरह की भाषा पता नहीं टीएमसी की भाषा है क्या भाषा है, कि मैं तो मंदिर के लिए टेंडर ठेके की बात नहीं करूंगा। क्यों आप भाजपा के साथ जोड़ेंगे मंदिर को? क्योंकि 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ऐसी पार्टी थी जिसने कहा ये हम राम मंदिर को अपना पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे। जो 500 साल का मंदिर का इतिहास था, कोई पार्टी क्यों नहीं खड़ी उसके पीछे? वो चुनाव हारे, वो चुनाव जीते, लेकिन मंदिर का मुद्दा नहीं गया उनके मैनिफेस्टो से। कोई मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए चाहे सेंटर का देख लीजिए, वो मंदिर का मुद्दा रहा ही रहा। तो जब जो पार्टी मंदिर के साथ खड़ी होगी, आपने देखा, और एक नहीं, आप ऊपर से देख लीजिए, चाहे केदारनाथ कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, मंदिर जो उद्धार हुए थे या तो 250 साल पहले हुए थे, या उसके बाद किसी ने मंदिरों को टच किया है, तो उस सरकार के साथ आदमी खड़ा होगा। सर्टिफिकेट तो जनता बांटेगी, चुनाव में बिल्कुल बांटेगी सर्टिफिकेट, लेकिन यहां तो ना भाजपा सर्टिफिकेट दे सकती है, केवल जनता, और जनता देख रही है, जनता देख रही है कि राम मंदिर में मतलब गए तक नहीं। आप समझ रहे, अखिलेश यादव केवल 2 घंटा दूर रहते हैं, आज तक वो राम मंदिर नहीं गए। 2 घंटा दूर रहते हैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव, आज तक राम मंदिर। ये कहना चाह रहे हैं कि सब वोट के लिए किया जा रहा है, दिखावा है, किया जा रहा है। ठीक है। नूर अहमद अजहरी मेरे साथ है। अजहरी साहब, ये ममता बनर्जी का जो बदला मिजाज है, कैसा नजर आ रहा है आपको? दरअसल अब राजनीति जो है वो मस्जिद और मंदिर के चक्रव्यूह में लाने की कोशिश की जा रही। दरअसल मेरा ये अपना मानना है कि जब मंदिरों और मस्जिदों के ठेके जब राजनीतिक लोग ले लेंगे, तो जो पुजारी हैं, जो इमाम हैं, जो उलमा हैं, जो मुफ्तियान इकराम हैं, जो शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, उन लोगों का क्या होगा? जब राम मंदिर का जब धर्म ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे, जब प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करेंगे, जब किसी मस्जिद की बुनियाद हुमायूं कबीर रखेंगे, तो आप बताओ उलमा का क्या होगा, साधु संतों का होगा क्या? या ये सब लोग अब साधु संत बनने के लिए जा रहे हैं या मौलवी बनने के लिए जा रहे हैं? क्या है ये? क्या हो रहा है देश में? ले जाना, आप ले जाना कहाँ आप चाहते हैं देश को? मतलब कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, कोई देश में लीचिंग हो रही, लीचिंग की बात नहीं कर रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नूर अहमद अजहरी, बीजेपी जब ये राजनीति करती रही तो आप लोगों ने कहा सांप्रदायिकता की राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति है। ममता बनर्जी को तो सेकुलर मानते रहे आप लोग, तो अब क्या कहेंगे, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ममता बनर्जी का भी तरीका वही साबित हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का है। वो भी अब चाहती है ऐसा ना हो कि जैसे मंदिर के नाम से भाजपा अब तक सरकार आती आई है, हो सकता है अब सरकार जाने का खतरा हो, तो उन्होंने ये राह अपना ली हो। मेरा ये मानना है, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ बात अपनी, लेकिन ये बात सही है कि अब देश के हालात जो जिस तरफ ले जाने की कोशिश किए जा रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियां उसके पीछे चल रही है। आपकी कई बात का जो मैं समझ पा रहा हूं, उसी से जोड़कर मैं सवाल पूछ लेता हूं कांग्रेस के नेता से। रोहन मित्रा हमारे साथ हैं। पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास हो गया है, रोहन, कि अब सनातनी वोट तो चाहिए ही चाहिए अगर जीतना है तो? अखिलेश जी, सबसे पहले तो ये मुद्दा जो है ना, ये ममता बनर्जी और बीजेपी को दोनों को सूट करता है, इसलिए ये मुद्दा है। देखिए, आज अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था हम लोग की तरफ से, कांग्रेस का जो बोलना है, एक पार्ट उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने क्या बोला कि लास्ट 50 साल में बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो डेवलपमेंट बंगाल में हुआ है वो उससे पहले हुआ। उससे पहले बंगाल कौन चला रहा था? कांग्रेस चला रहा था। उसके बाद भी कांग्रेस जब सेंट्रल में भी था, कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी भी बंगाल को दूसरी तरफ से नहीं देखा। बंगाल में कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट था, लेकिन जब भी सेंट्रल का कोई फंडिंग का जरूरत था, आज मेट्रो देख लीजिए, मेट्रो से लेके स्टेशन जो बने हैं, सब कुछ कांग्रेस ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल को दिया है। तो मुद्दा जब आएगा मुद्दे के इश्यूज पे, डेवलपमेंट में, तब ये लोग पीछे हट जाएंगे। इसलिए मंदिर मस्जिद आ जाते हैं। मंदिर मस्जिद बनाइए, जिसका जगह है, मैं ये कह रहा हूं मस्जिद बनाए, लेकिन आरोप लगाते रहे मंदिर मस्जिद में नहीं है, मंदिर मस्जिद वाली राजनीति बीजेपी करती है। लेकिन अगर ममता बनर्जी भी अब कह रहे हैं कि भाई मंदिर हम बनवा रहे हैं, महाकाल मंदिर बनवा रहे हैं, दुर्गा मंदिर बनवा रहे हैं, वो किस तरफ जा रही है? फिर ये मैं पूछ रहा हूं, जरा इसका जवाब तो खुल के दीजिए। नहीं, एकदम मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, अपना जमीन में कोई भी बना सकता है। उसके लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक का पैसे से नहीं होना चाहिए। बनाइए, आप मंदिर बनाना चाहते हो बनाइए, मस्जिद बनाना चाहते हो बनाइए, ट्रस्ट के माध्यम से बनाइए। उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है?
इसमें हमारे पब्लिक का पैसे का क्या रोल होता है? लेकिन ये लोग इसी मुद्दे को रख के, हुमायूं कबीर को रख के ये लोग राजनीति करेंगे। अरे हुमायूं कबीर लास्ट क्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं किया? क्या विकास का कोई काम नहीं किया कि अब इन मुद्दों की उनको जरूरत पड़ रही है? एकदम। देखिए आज बात इश्यूज में कीजिए ना, विमेन सेफ्टी। आपने देखा आरजी का जैसा है ना घटना घट गया, फिर आप देखिए साउथ सिटी जैसा घटना घट गया, फिर सीएम ने बोला कि 7 बजे के बाद औरतों को निकलना नहीं चाहिए। अरे क्रिसमस हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है, पूरे रात हम लोग का बंगाल के औरतें निकलते हैं। ये कैसा राजनीति हो रहा है? ममता बनर्जी और टीएमसी सिर्फ बीजेपी का जो लाइन है उसको अपोज करने के लिए ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहा है। उनको तो इसके ऊपर जवाब ही नहीं देना चाहिए। ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि बीजेपी की लाइन पे आप लोग चल पड़े हैं, और चूंकि ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के मामले में, विकास के मामले में कुछ कर नहीं पाई ज्यादा, इसलिए इस तरह की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। देखिए कोई भी अभी रोहन भाई अगर कुछ कह रहे हैं तो वो उनकी अपनी ओपिनियन है, मुझे उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं गलत भी है। क्योंकि देखिए अगर आप आंकड़े पे बात करिएगा तो आंकड़े में आपको अभी ट्वीट कर दूंगा। वो जो कह रहे हैं उनकी बात का अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे मतलब आप मान रहे हैं ना कि वो सही है? फिर नहीं, सही की बात नहीं है। एक आदमी उनकी कई बात अगर आप रिस्पेक्ट के साथ सुन रहे हैं, इसका मतलब वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो आप उनकी कई बातों को आदर दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे आप पूरी बात बोलने दीजिए। हाँ। कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रवक्ता आता है तो वो अपनी बात रखना चाहता है और आपको सुननी चाहिए उस बात में। उस हिसाब से आपसे कह रहा हूं। नहीं, विचारों को रखने में कोई दिक्कत नहीं है सर, सुन लीजिए मेरी बात तौसीफ साहब, विचारों को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी के विचार का सम्मान करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विकास का कोई काम नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि उनकी कई बातों का की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। वो तो देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट का क्या है, नहीं वो बीजेपी कभी बात नहीं करेगी इसमें। रोहन भाई अपना कह रहे हैं, कोई बात नहीं, वो कह सकते हैं, ठीक है, मगर जब आंकड़े पे आप बात करिएगा तो आंकड़े मैं आपको दे दूंगा, अभी आप बोलिएगा तो अभी मैं दे दूंगा। अगर जैसे रोहन साहब कह रहे हैं कि क्रिसमस में औरतें बाहर निकलती है, तो कैसे निकलती हैं? जब सेफ्टी है तभी तो निकलती है। 2011 में निकलती थी, पहले क्रिसमस में नहीं निकलती थी। अब आप आइए दुर्गा पूजा के ऊपर बात करें। 2011 में 1970 से पहले दुर्गा पूजा का हमेशा से निकलते हैं बंगाल में। सबसे पहले आया था, बॉम्बे तो बाद में आए थे। करोड़ है, आप बताइए। हम लोग तो गर्व करते थे कलकत्ता का सेफ्टी पे। अगर कोई आंकड़े गलत हैं, अगर कोई स्टैटिस्टिक गलत आ रहा है तो आप बताइए, मैं यही बैठा हूं, मैं वापस से कल आ जाऊंगा 5 बजे जी न्यूज में। आप मुझे बताइए दुर्गा पूजा का जो बजट होता था 2011 में 0 था। अरे हमको बोलो ना, कितना IIT, कितना IIM आया है, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हैं, आप लक्ष्मी भंडार कितने IIM, कितने IIT, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कब आए हैं बंगाल में? ये इसमें बात करते हैं ना। 2000 रुपए एक औरत, और जो मनरेगा पे बात करते हैं मेरे भाई, कर दीजिएगा आप। आइए अखिलेश भाई, मैं आपको मनरेगा पे बात करते हैं। जब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि विकास का क्या क्या काम हुआ वो गिनवा दीजिए, IIT गिनवाइए, IIM गिनवाइए, कितना और काम हुआ, अस्पताल नए कितने खुले, वो सब बता दीजिए जरा। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस को बीजेपी खुद बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। हमें बंगाल में कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बोलना है, और ये सब लोग अच्छे से समझते हैं। तो अभी इलेक्शन आ रहा है तो कांग्रेस अकेले लड़ ले इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आज वो ISF के पास चले जाएंगे, कल CPM के पास चले जाएंगे, कल वो हुमायूं के पास भी जा रहे हैं। तो वी डोंट नीड दिस। TMC भी तो बीजेपी के हाथ पकड़ के इलेक्शन लड़े थे मेरे भाई। TMC भी तो बीजेपी का हाथ पकड़ के इलेक्शन लड़े हैं 97 में, 2001 में, 2004 में। बीजेपी का हाथ पकड़ के ही तो राजनीति हुआ है, कांग्रेस का भी बीजेपी का हाथ नहीं पकड़ा है मेरे भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर आपको, मैं आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस। मैं तो कह रहा हूँ आप एक डिबेट में मेरी बात सुनिए तौसीफ भाई मेरी बात सुनिए। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक आंकड़ा देख रहा था, उसमें एक चीज आप लोगों ने कही है, बड़ा दुख के साथ, आप बहुत दुख के साथ ये बात बताते नजर आ रहे थे कि गंगा सागर पुल की मांग जो है वो केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। अरे आप एक बार गंगा सागर के बारे में पता तो करिए कि गंगा सागर में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। एक बार वो उन साधुओं को पास जाके, वो घोड़ियों के पास जाके एक बार पूछिए कि गंगा सागर बंगाल तो आप ही की बात कह रहा हूं कि आप लोग गंगा सागर पुल बनवाना चाहते हैं और आपकी बात नहीं मानी जा रही है। इस बात का दुख है। क्यों नहीं मानी जा रही है? हाँ, क्यों नहीं होगा? अरे देखिए अमित शाह साहब आ जाके कह रहे हैं कि बंगाल का बॉर्डर खुलता है, बंगाल का बॉर्डर बंद हो जाता है, ये लोग कुछ भी आके कह रहे हैं। और अखिलेश भाई और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 से ये डेली पैसेंजर आ रहे हैं यहाँ पे बंगाल में, मगर आप देखिए कैसे इनका वोट डिक्रीज हो रहा है। 2019 में तो उनको आशीर्वाद भी मिल गया था, 2024 में तो वो भी छिना गया। अब आप मुझे बताइए, आंकड़े पे बात करेंगे ना हम। ठीक है, जफर इस्लाम जी, दुर्गा पूजा का रैली नहीं निकलता है। जफर इस्लाम जी, फिर से मेरा वही सवाल जो शुरू में आपसे पूछ रहा था, कहीं कोई चिंता तो नहीं हो रही है ममता बनर्जी की? अब जो लाइन दिख रही है वो कह रही हैं कि महाकाल कॉरिडोर बनाएंगे, दुर्गा मंदिर की बात हो रही है, यहां तक कह रही हैं कि गंगा सागर पुल उन्हें बनवाना है, लेकिन आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं।
ऐसा है कि अभी देखिए, मैं कांग्रेस और टीएमसी के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो मुस्लिम समाज में एक कहावत है, 2 मुल्ले में मुर्गी हराम। तो वैसे ही लग रहा था, देखिए दोनों हारने वाले लोग हैं। जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी की हो गई। आपकी बातों तो आप बहुत जीत के आए हो बंगाल। अरे बीच में मत बोलिए भाई, मैं बीच में नहीं बोलता। अरे भैया, आप ऐसे टिप्पणी करोगे तो बोलना पड़ेगा। अपने समय बात कर लीजिएगा ना, जब आपका समय आएगा बात। नहीं, ऐसी टिप्पणी मत कीजिए, ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। आपके मुस्लिम समाज में क्या बात होता है वो आप अपनी बात रखिए, उसमें हमारे हमको मत जोड़िएगा, हमको मत जोड़िएगा। ये नहीं, आप हमको ऐसे टिप्पणी मत कीजिएगा, ये पर्सनल टिप्पणी हो गया। ये हम देखिए भैया, मैं आप ऐसे टिप्पणी मत कीजिए। आपको जो आपके समाज का टिप्पणी आपके पास रख दीजिए। हमको ऐसे टिप्पणी पसंद नहीं है तो आप मत कीजिए। आपके पहला आप ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते। अब तो आप ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते और भी अच्छा, इसलिए आप ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं रोहन भाई, रुक जाइए एक मिनट, बोलने आप ऐसे टिप्पणी मत आगे बढ़ते हैं। कुछ और बात कीजिए, आप ऐसे टिप्पणी मत कीजिए। आप अपना टिप्पणी आप पे कीजिए ना। ठीक है रोहन भाई, आपकी बारी आएगी, मैं समय दूंगा आपको। जफर इस्लाम जी बात पूरी करिए। इनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। आज अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ है कल। अरे कोई तकलीफ नहीं है, आप टिप्पणी मत। नहीं ठीक है, छोड़िए। अभी कल कोई डेवलपमेंट बस वैसा आप नाराजगी होगी, बट ये कहावत है भाई, इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ये आप अभी हमारे इमाम साहब भी बैठे हुए बताएंगे, कहावत इस तरह की कोई पर्सनल नहीं है। हकीकत इसका मतलब है कि दो आपस में लड़ते हुए लोग जो है ना, चलिए मुद्दे पे आइए ना सर जफर साहब। हारते ही है, और आप हारने वाले में से आपकी तो खैर वजूद ही नहीं है बंगाल में। कांग्रेस तो 0 पे है, तो आपका क्या वजूद है बताइए? आप क्यों ऐसा? तो आप तो 2016 में भी आप भी तो 3 में थे। हम तो 3 से 77 पहुंचे। लोकतंत्र में कोई हारेगा जीतेगा क्या वो खत्म हो जाएगा? तो आप भी तो 2 से शुरू हुए थे कि आप छोड़ दिए राजनीति करना। आपने राजनीति करना छोड़ दिए जब 2 में थे। अरे चलिए छोड़िए उस चीज को, अब उस पे नहीं। अब बातचीत जो हम कर रहे हैं आज, मंदिर वाली बात जो हो रही है, ममता बनर्जी अब जो कह रही है, इसके पीछे की राजनीति को जरा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, और सवाल आपसे मेरा यही था कि आप लोग चिंतित तो नहीं है कि ममता बनर्जी ने आप लोग? देखिए, जब खाली बर्तन होता है तो ऐसी आवाज करता है। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से बात करें, इनको कोई सीट 0 है, 0 रहेंगे इसलिए आवाज कर रहे हैं हम। बिल्कुल, तो आप भी तो 2 से लिए थे भाई, फिर आप उल्टा टिप्पणी में आ गए। सादगी से बता रहे हैं। चुप, आप चुप रहो, आप टिप्पणी करना चुप करिए। अरे आप चुप रहिए मेरे भाई। अरे आप लोग पर्सनल हो रहे, छोड़िए। अरे आप चुप रहिए, आपसे बात करने के लिए नहीं आए थे। आपने टिप्पणी की है, आपको एकदम भाई। ममता बनर्जी भी मंदिर बनाने की बात कह रही है, महाकाल मंदिर बनने वाला है, वहाँ दुर्गा मंदिर की बात हो रही है। बंगाल में बैठ के बंगाल वाले हैं हम लोग। ठीक है कुलदीप भाई, डराइए मत। आप लोग बंगाल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है बंगाल के बारे में। अगर आप मुझे बंगाल का सवाल पावर जानते ही नहीं है, बंगाली को जानते। और अखिलेश जी, हेलो। हाँ बोलिए। आप आवाज बहुत वो हो रही थी तो समझ में नहीं आ रहा, क्या सवाल था आपका? सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब ममता बनर्जी मंदिर की बात खुलकर कर रही हैं। ममता बनर्जी जिन पर यह आरोप लगता रहा कि उनकी सभा में भगवान श्री राम के नारे लगा दिए जाते थे तो खींच जाती थी, परेशान हो जाती थी, इस तरीके के इल्जाम उन पर लगते रहे, आरोप लगते रहे। लेकिन अब वहां पर महाकाल मंदिर बनाने की बात हो रही है, दुर्गा मंदिर बनाने की बात हो रही है, यहां तक कि गंगा सागर पुल क्यों नहीं बन रहा, यह सवाल पूछा जा रहा है केंद्र सरकार से। देखिए क्या नाम अखिलेश जी, पहली बात तो ये कि घुसपैठिए जो दिल्ली के चुनाव में फरवरी में दिल्ली में थे, वो घुसपैठिए नवंबर में बिहार चले गए, और अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो घुसपैठिए बंगाल चले गए। अब ये घुसपैठिए कौन है मुझे पता नहीं, जो अब पश्चिम बंगाल चले गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बार बार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हर चुनाव में घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन आज तक ये बता नहीं पाए कि बिहार में कितने घुसपैठिए इनको मिले। पूरे चुनाव में मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक सबने घुसपैठ करने का काम किया। दिल्ली के चुनाव में रोहिंग्या घुसपैठ अभी तक नहीं बता पाए कितने आए। ये राजनीति अमित शाह जी छोड़ दीजिए, आप देश के गृह मंत्री हैं, जवाबदेही तय करिए अपनी। आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि आपके रहते हुए देश में आप कहना चाह रहे हैं कि जो घुसपैठिए वाला मुद्दा है ये एक वोट बटोरने का सिर्फ एक हथकंडा मात्र है, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं कर पा रहे। सवाल तो देश की जनता आपसे पूछ रही है कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? आपको देना चाहिए भाई। आवाज आ रही है? देश के अंदर घुसपैठ हो रहा है और आपकी गृह मंत्री रहते हो रहा है, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं?
एक विधायक की, एक अफसर की, एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, देश के गृहमंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? शायद मेरी आवाज नहीं आप तक जा रही है शायद। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये केवल, ठीक है समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। जफर इस्लाम इसका जवाब दे दीजिए। हालांकि मंदिर वाला सवाल जो मैंने पूछा था उसको उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन घुसपैठिए वाला जो मुद्दा है उस पर उनका कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है आप लोग के लोग। देखिए मैंने मंदिर पे भी बोल दिया कि ये सब जो है बेरुपया लोग हैं, इनको लोग पहचानते हैं, इसलिए इस तरह के स्टंट जो है बैकफायर करेंगे, उनपे कोई फायदा इनको नहीं होने वाला है। जहां तक की बात है जो घुसपैठिया वाली, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक्सरसाइज चल रहा है। हम पहले डिटेक्ट कर रहे हैं और फिर डिपोर्ट करेंगे। डिपोर्ट करेंगे तो यही लोग रोने लगेंगे। इसलिए आपको आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कुलदीप भाई कि डिटेक्ट हो गए हैं। जरा उल्लेख तो करो आप। वो एक्सरसाइज चल रहा है, नोटिस जारी है। और जो लोग घुसपैठिया है, जेन्युइन लोग घुसपैठिया लोग, अरे भाई दूर साहब सुन लीजिए, जो घुसपैठिया जो है देश के नागरिक नहीं है उनको निकाला जाएगा। नूर भाई एक करके बोलिए, सहमत बोलिए, जफर इस्लाम को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ सत्ता की मलाई चाह रहे हो ना अरे भाई सुनिए, बेवकूफ की बातें आप सवाल तो सुनोगे। आप सुन लीजिए, जो लोग देश के नागरिक, अरे भाई देश के नागरिक को देश के नागरिक नहीं उसको बैठा के रखोगे क्या? कैसे रखोगे तुम? तो देश का नागरिक नहीं है, कैसे रखोगे? बताओ किस बेसिस पे रखोगे? तो देश का नागरिक नहीं है, हम तो उसी के बारे में कह रहे हैं जो देश का नागरिक नहीं है। तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुम देश के नेपालियों की तादाद थी उनमें, नेपालियों की तादाद थी 400 से बिहार में थे। चाहे कोई भी हो, नेपाली हो, बांग्लादेशी हो। मैं तौसीफ रहमान जी की बात चल लेता हूं, ठीक है? आपकी आवाज बहुत स्पष्टता से मैं सुन नहीं पा रहा हूं, नूर अहमद अजहरी, ठीक है? मैं जरा तौसीफ रहमान के पास चलता हूं, टीएमसी के नेता। आता हूं शांतनु जी आपके पास। तौसीफ जी, ये जो घुसपैठिया का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना आप लोगों को? अगर कोई घुसपैठिया है जो इस देश का नागरिक नहीं है तो क्यों रहे यहां पर फिर वो? देखिए पहले तो जफर भाई बंगाल की जनता को बेरुपया कह रहे हैं जो मंदिर बना रहा है, चाहे वो ममता बंदोपाध्याय बनाए, तौसीफ रहमान बनाए या अभिषेक बंदोपाध्याय बनाए, आप बंगालियों को बेरुपया कह रहे हैं। इसलिए हमारा इसमें विरोध है कि बांग्ला विरोधी बात ना करें। आपको बंगाल में वोट भी चाहिए, आप हमें बेरुपया भी कहते हैं, अफसोस की बात है। जफर भाई रुक जाइए, जफर भाई आप एक राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, आपको शोभा नहीं देता, रुक जाइए जरा सा, रुक जाइए। आपको बता रहे हैं, हमने तो टीएमसी को बोल रहे हो। नहीं, आप बंगाल को बेरुपया आप बोल चुके हैं, कोई बात नहीं, बंगाल सुन चुका है। देखिए ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है ना, एसआईआर के खिलाफ हम कभी भी नहीं थे, मगर एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो इंटेंशन था, हम उसके खिलाफ हैं और आज भी रहेंगे। अखिलेश भाई देखिए ना, पूरे हिंदुस्तान में अब एसआईआर शुरू हुआ है, मगर अभी तक असम में नहीं हुआ है। अब मुझे आप ही बताइए ना अखिलेश भाई, जब बंगाल के ऊपर सारे इल्जाम लगे हुए थे, फिर भी 58 लाख डिलीशन के आप करीब आ गए, उसमें भी हियरिंग चल रही है, मैं अखिलेश भाई सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि वो 58 लाख का लिस्ट तो आप हमें देंगे, आप किसको बाहर निकाल रहे हैं? नहीं देंगे आप। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, बताइए ना। अगर मैं अखिलेश जी का नाम काट रहा हूं, जी न्यूज में काम करते हैं, मैंने आपको डिटेल्स दिया, कौन अखिलेश यादव या अखिलेश भाई जो जी न्यूज में काम करते हैं, मैं आपको डिटेल्स तो दूंगा ना फ्यूचर में कि मैं इसलिए आपका नाम काट रहा हूं, आप हमें वो नहीं देना चाहते, तो बताइए ना कैसे आपत्ति नहीं होगा? आपत्ति कैसे नहीं होगा? आपत्ति तो होना चाहिए ना, बस यही चीज की आपत्ति है। जवाब देना चाहते हैं आपको शांतनु गुप्ता। देखिए पहले मैं घुसपैठ पे एक बात कहना चाहूँगा, अगर जो भी भारतीय बॉर्डर्स को स्टडी करता है वो खड़े उठकर अमित शाह को सल्यूट करेगा कि पिछले 11 साल में जिस तरह के भारत के जो बॉर्डर्स थे वो पोरस थे, लंबे लंबे बॉर्डर्स थे। आपको पता है इस समय जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है करीब 2,500 किलोमीटर का है, वो 93% फिजिकली फेंस हो चुका है, जो नहीं था सालों से। जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर करीब 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो 80% फेंस हो चुका है। और वो बचा हुआ फेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको लोकल गवर्नमेंट से लैंड चाहिए होती है, जो ममता बनर्जी नहीं देती है। वो बिल्कुल सीधी बात है। इंदिरा गांधी से लेकर हर बड़े पॉलिटिशियन ने माना है कि 1971 में किस तरह से बांग्लादेशी आए, वो आसाम में चले गए, बंगाल में चले गए। वो ममता बनर्जी के लिए कन्वीनियंट की राजनीति है, वो अल्पसंख्यक हैं, वो मुसलमान हैं, वो बांग्लादेश से आए हैं, उसके उन्होंने वोटर कार्ड बनाया, उनको वोट करते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। जिसने भी बॉर्डर के बारे में कुछ भी पढ़ा हो, अमित शाह ने जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए करा है पिछले 11 साल में अभूतपूर्व है, जो 70 साल में जितने नहीं हुआ उसका मतलब कई गुना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वहां गलत तरीके से रह रहे हैं, चूंकि ममता बनर्जी को वो वोट कर रहे हैं इसलिए उनको फायदा होता है, इसीलिए चाहे सीए आए, चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे एसआईआर हो, ये लोग भड़क जाते हैं। तौसीफ रहमान जल्दी छोटा जवाब दीजिए, फिर अमितोष जी आता हूं आपके पास। तौसीफ रहमान जी। अखिलेश भाई मैं आपको ही जवाब दूंगा, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। बालाकोट, पठानकोट, दिल्ली ब्लास्ट, ये सारा बंगाल से लोग आए थे क्या? बंगाल के बॉर्डर से घुसे थे? अरे आप मानिए, कॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर, एक
ऐसे होम मिनिस्टर हैं जो आज तक के सबसे फेलियर होम मिनिस्टर बने हैं, जिनके अंडर में इतनी सारी ब्लास्ट हुई है। बोलिए ना, क्यों अफसोस, आंख से आंसू निकल जाएगा दलाली करने में आप लोग का। मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब देना चाहिए जफर इस्लाम साहब। जफर इस्लाम साहब, आपको इसका जवाब देना चाहिए, उसके बाद मैं अमितोषी के पास जाता हूं। जफर साहब जवाब दीजिए। हाँ देखिए, आज देख लीजिए, जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिस तरह से हमने घर में घुस के मारा। अरे क्यों किया? अरे भाई, लोग आए कैसे? नहीं, जो लोग आए कैसे? जो भी हमारे अरे जफर भाई, लोग आते कैसे हैं? पाकिस्तान से लोग टहलते टहलते अंदर आ जाते हैं। जफर भाई, आप राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं। हमने सबक सिखाने का काम किया। इन जाहिलों की तरह बात हिम्मत थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करता, किसमें हिम्मत थी कि घुस के मारता? बताइए आप। आपके बच्चे को उठा के ले जाएगा, फिर आप कहेंगे मैं थाने में रिपोर्ट करूंगा। और हमने इस बार देखा है, ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया। बहुत ही लो प्रोफाइलिंग बात कर रहे हैं। इस तरह की बहुत ही लो प्रोफाइलिंग घटनाएं हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमने किया। पहले बहुत ही लो प्रोफाइलिंग बात क्या हुआ? 26/11 में क्या हुआ बताइए? 26/11 के बाद क्या कर रहा है? नहीं, 26/11 के बाद क्या हुआ बताइए ना। 26/11 बताइए, बालाकोट में आप बताइए, पहलगाम में 4 लड़का टहल के हमारे लोगों को मार के चला गया। तो हमने किया, हमने नष्ट करने का काम हमने किया, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम हमने किया। आप 26/11 का डोजियर नहीं लेते। मेरा जो सवाल है उसको थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझिए, जो बिग पिक्चर क्या है। मैं अमितोष आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। अगर कोई घुसपैठिया है, उसकी शिनाख्त की जा रही है, उसको अगर बाहर निकालने की बात हो रही है देश से, तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है ना भाई। अखिलेश भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और कई हाईकोर्ट्स ने ऑलरेडी इस बात को क्लियर कर दिया। अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वी आर अगेंस्ट द प्रोसीजर, नॉट अगेंस्ट द एसआईआर। लास्ट एसआईआर 2002 में हुई थी, लेकिन क्या है, दे वर नॉट अगेंस्ट द प्रोसीजर, दे वर अगेंस्ट द इनिशियल स्टेप ऑफ एसआईआर। क्यों? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी अपने आदेश में कहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस देते हुए, दैट देयर इज अ टोटल एनार्की इन वेस्ट बंगाल। कहा वहां पे बीएलओ को धमकाना ममता बनर्जी के द्वारा ये साफ तौर से जताता है कि वो एसआईआर के विरोध में है, क्योंकि एसआईआर से डिटेक्ट होगा, वेरीफाई होंगे और डिपोर्ट होगा जब वो नहीं चाहती। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, एक रिसर्च है, उस रिसर्च पेपर का नाम है डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेजिटिमेट वोटर काउंटेड 2024। आईएम प्रोफेसर्स ने उस रिसर्च को कंडक्ट किया है। 1 करोड़ एक्सेस माने, मैं आपको रीड करता हूं, that the elimination of the IIT Kharagpur and IIM Calcutta reveal that the 2024 electoral roll of West Bengal may include approximately 1 crore excess voters, recording an inflection of whopping 13.69%. और इसीलिए इनको घबराहट है जब 58 लाख की बात है, इसीलिए इनको घबराहट थी जब एसआईआर की बात है, और इसीलिए ममता बनर्जी बार बार कहती है दे वर नॉट बांग्लादेशी, दे आर इंडियन। अखिलेश जी, एक बार बात करने दीजिए, एक पॉइंट देना चाहिए, एक बार बात करना सीए का विरोध करती है। और इसीलिए एक और बात मैं आपको बताता हूं, वक्फ के अंदर में 28% की प्रॉपर्टी क्यों हुई भाई रजिस्टर्ड डोमेन में, एंड द वर्स्ट इज वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां पर अनक्लेम प्रॉपर्टी को भी मुसलमानों ने क्लेम करा हुआ था। वोटर्स की बात करते तो हम गवर्नमेंट जॉब्स पे आ जाते हैं, वहां लगातार हिंदू डिक्लाइनेशन हुआ है। कैसे हुआ है? 63% इन 2006। ठीक है, नूर अहमद अजहरी बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे। 7% इन 2018। हाँ। लगातार हिंदू डिक्लाइनेशन इन द गवर्नमेंट पोस्ट एंड इंक्रीज इन द स्टाइपेंड ऑफ द। ठीक है अमितोष भाई, आपकी बात हो गई। नूर अहमद अजहरी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें बहुत देर से, उसके बाद आता हूं तौसीफ जी आपके पास। ठीक है अजहरी साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? और उसमें वही सवाल में जोड़ दूं इसमें फिर से कि अगर घुसपैठियों को भगाने के लिए कोशिश की जा रही है, उसकी कवायद चल रही है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, देश की सुरक्षा से बढ़कर के कोई कुछ नहीं है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा के मामले में हम लोग कभी टांग नहीं अड़ाते। दूसरी बात यह है, फॉरेन पॉलिसी मामले में भी हम लोग सरकार के साथ खड़े रहते हैं और हर नागरिक को खड़े रहना चाहिए। लेकिन अभी जफर इस्लाम साहब एक शख्सियत है, मैं उनसे पर्सनल सवाल करता नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपने जो एक मिसाल पेश की थी मुसलमानों की, क्या ये आप जैसी शख्सियत की जबान से इस तरह की मिसालें देना, मुहावरे देना अच्छी बात है क्या? और कुछ आपको नहीं आया? और कुछ आपको नहीं आया यहाँ पे? नहीं, अब आपको जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए भाई। जब आपने सवाल पूछ दिया, हालांकि हम मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, आज किसी मिसाल पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जफर इस्लाम जवाब देना चाहते हो, दे दीजिए आप जवाब। मैं सब सुनूंगा। सुन रहे, एक बात कहूँ, आप पूरी कौम के नजरिए के खिलाफ खड़े हैं। हमें कोई एतराज नहीं, कम से कम कौम को घसटी, पूरी कौम के नजरिए के खिलाफ खड़े हैं, मतलब क्या हुआ? अली का तो होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं समझ पाया अजहरी साहब। पूरी कौम मतलब आप है क्या? नहीं,
आप किस बेसिस पे कह सकते हैं मैं कौम के खिलाफ खड़ा हुआ? नहीं, पूरी आपको कौम कहने का अधिकारी कैसे हो गया? आप अपने सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। मैं कौम का नुमाइंदा हूँ, कौम के नुमाइंदे बोलूंगा, किस बेसिस पे कौम पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, किस बेसिस पे है बताइए, सर्टिफिकेट खुद बांट रहे हैं। अत्याचारों के साथ अत्याचारियों के साथ बांट रहे हैं, यही तो आप पे सबसे बड़ी कमी है। आप कौम के नजरिए के साथ खड़े होकर के सीने तान करके बोल रहे हो और आप मुसलमानों को तकलीफ रहे हो। नहीं, मैंने तो आपको सर्टिफिकेट देने का काम नहीं किया, लेकिन आपको फिर से बता दूं, अगर आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम समाज में रहते हैं तो ये अगर क्या होता है, अगर क्या होता है, क्या चलते हैं, अगर इससे जानकारी नहीं है, अगर क्या होता है, अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये मुहावरा बहुत कॉमन है। अब देखिए मेरे पास समय नहीं है, आखिरी सवाल शांतनु जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। जो टीएमसी के नेता पूछ रहे थे, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी सरहदें बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है, तो फिर देश के अंदर इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती हैं, आतंकी घटनाएं, जो टीएमसी के नेता का सवाल था? जी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। पहले अगर हम देखते थे कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हो रहा है, बैंगलोर में बम ब्लास्ट हो रहा है, और यहाँ तक कि जब अयोध्या और बनारस में बम ब्लास्ट हुए और जो उसके टेररिस्ट पकड़े गए, अखिलेश यादव ने कोर्ट में जाके कहा कि इनको छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा वोट बैंक है, और कोर्ट ने कहा कि भाई इनको क्यों छोड़ दें, आप तो चाहें तो इनको भारत पद्मश्री दे देंगे, अवार्ड दे देंगे। तो पहले की सरकारें उनके साथ रही हैं। अच्छा। अब बिल्कुल ब्लास्ट हुए, लेकिन पहले अगर 40 होते तो अब 3 हुए, उतने भी नहीं होने चाहिए, उतने भी नहीं होने चाहिए, और वो इंटेलिजेंस और पुख्ता होगी। और इसी के लिए इन घुसपैठियों को, जो स्लीपर सेल्स हैं, जो भारत में रहकर दूसरे देशों का नुमाइंदगी करते हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, और जो पकड़ा जा रहा है। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।